साथ खास मेहमान रहेंगे उधम सिंह नगर के डीएम युगल किशोर पंत जी। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज के मंच पर। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे सौरभ त्रिपाठी। सौरभ, मंच पर आपका स्वागत है। सर मंच की ओर आइए और इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे जिसमें चर्चा करेंगे उधम सिंह नगर को लेकर। ओवर टू यू सौरभ। थैंक यू ममता। तो युगल किशोर पंत जी, डीएम उधम सिंह नगर, सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के इस अधिवेशन में। सर मेरा पहला सवाल, आप पहले माइक ले लीजिए। आप इस जिले के डीएम हैं और युवा भी हैं, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, तो सबसे पहले आप युवाओं को क्या संदेश देंगे ये बताइए, फिर इसके बाद सवालों का जो है सिलसिला शुरू करते हैं। मैं युवाओं के लिए एक संदेश देना चाहूंगा कि प्रभु आपको एक जीवन देता है और यही जीवन है जिसमें आपने अपने सारे सपने पूरे करने होते हैं जी। तो आप अच्छा सपना देखिए, उस सपने को जीवंत रूप में जिए और कोशिश करिए कि आपके सपने देश के साथ साथ आपके साथ साथ देश को भी आगे ले जाएं। चलिए अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। उधम सिंह नगर में सबसे बड़ी दिक्कत इस समय आ रही है सर कि जो जल स्तर है वो नीचे चले जा रहे हैं और कहा जाता है ये कृषि क्षेत्र है, यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो सर इसके सुधार के लिए क्या कुछ कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से? सामान्यतः ये तराई का एरिया है और तराई का एरिया होने की वजह से खेती यहाँ प्रधान कार्य है और जिसमें करीबन जनपद का 60% से ज्यादा की आबादी और इतने ही लोग इस पे निर्भर हैं। अगर जल स्तर घटता है तो कृषि प्रभावित होती है और साथ साथ पेयजल भी प्रभावित होता है जी। तो इसके लिए जितने भी क्षेत्र हैं, वनी क्षेत्र या बंजर क्षेत्र, उसमें जल संरक्षण के कार्य लगातार चल रहे हैं और इसके अलावा इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर को रोका गया है, जिससे कुछ जनपद के कुछ हिस्से, कुछ ब्लॉक हमारे जो ऑरेंज कैटेगरी में आ गए थे वो वापस ग्रीन कैटेगरी में आ गए जी। लगभग 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है आपको इस जिले में, क्या कुछ चैलेंजेस, क्या कुछ चुनौतियां आई? इस जनपद की 3 चीजें हैं जो इसकी अच्छाइयां भी हैं और एक तरह से वो चैलेंजेस भी हैं। सबसे नंबर 1, क्योंकि ये कृषि प्रधान जनपद है और उत्तराखंड का करीबन 50% खाद्यान्न इस जनपद में पैदा होता है जी। खाद्यान्न बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के जो वैज्ञानिक तरीके हैं उसका भी लोग इस्तेमाल करते हैं और कई बार ज्यादा भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो जो आजकल की जो आधुनिक हमारी कृषि पद्धति है, इस पे हम इनऑर्गेनिक केमिकल्स या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका अत्याधुनिक इस्तेमाल 2 तरह से हमें प्रभावित करता है। नंबर 1, जो हमारी सॉइल है उसका ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट घटा रहा है, यानी कि जो हमारी सॉइल है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जा रही है। यानी कि अगर इसी तरह से हमारा केमिकल यूज चलता रहा तो आने वाले दिनों में यही सॉइल हमारी जो आज फर्टाइल है वो ऊसर हो जाएगी और उतनी अच्छी खेती नहीं दे पाएगी। नंबर 1। नंबर 2, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स से जो क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स है वो भी प्रभावित होती है और इससे कुछ बीमारियां इन क्षेत्रों में बढ़ रही हैं जी। सर एक सवाल कि उधम सिंह नगर के बहुत सारे क्षेत्र जो है वो नेपाल के बॉर्डर से लगते हैं, तो दूसरे देश हो गया नेपाल हमारे लिए जब हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो सर इसको सुधारने के लिए क्या कुछ किए गए हैं? सामान्यतः जो हमारा नेपाल का बॉर्डर है वो करीबन 15 किलोमीटर का है और शारदा रिवर है और कुछ एरियाज हैं जो फॉरेस्टेड एरियाज हैं। वहाँ पे हमारी तरफ से जो एसएसबी है वो लगातार विजिल पे और पेट्रोलिंग पे रहती है और इसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उस एरिया को चेक करता है ताकि इलीगल माइग्रेशन या अन्य कोई गतिविधियां ना हो सके जी। अब ये बीच में ये भी खबर आई कि वॉच टावर थे वो खराब हो गए, उसको बीच में ठीक भी कराया गया था, अभी क्या कंडीशन है? अभी वर्तमान में जितने भी फॉरेस्ट एरियाज के वॉच टावर्स हमारे बॉर्डर पे वो सारे अच्छी कंडीशन पे हैं
जी। और कॉन्स्टेंटली हम लोग इसको वॉच भी करते हैं। जी सर, एक सवाल ये कि अभी चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है और इस क्षेत्र को, इस पूरे प्रदेश को ही देवभूमि कहा जाता है, तो उधम सिंह नगर से भी बहुत लोग जाएंगे या इस जिले से होकर जाएंगे, तो बीइंग ए डीएम आपकी तरफ से क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि देश प्रदेश हर जगह से लोग आते हैं यहाँ। सामान्यतः जो भी क्योंकि ये कुमाऊं का एरिया है और ये एक तरह से गेटवे है जी। उधम सिंह नगर, क्योंकि कुमाऊं में प्रवेश व्यक्ति उधम सिंह नगर जनपद से ही करता है। तो जब जनपद में प्रवेश करता है तो जो इम्प्रेशन है वो फर्स्ट इम्प्रेशन जाता है उसके जी। लिए। तो जितनी भी हमारी रोड्स हैं जिनमें इन टूरिस्ट ये लोग गुजरते हैं वो हमने पॉट होल फ्री की हुई है, यानी कि गड्ढा मुक्त सड़कें, नंबर 1। नंबर 2, इस रूट पे जितने भी स्थान हैं वहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंसेस को हमने इम्प्रूव किया है, और साथ साथ जितने भी पब्लिक यूटिलिटीज थी या ऐसी साइट्स थी जो बहुत गंदी थी, उन सबको हमने साफ करके वॉल पेंटिंग से इसको अट्रैक्टिव किया है, ताकि जो भी व्यक्ति राज्य में प्रवेश करे उसको एक अच्छा संदेश जाए कि यह पर्यटक प्रदेश है और यहाँ पे उनका स्वागत होता है। जी सर, बहुत सारे युवा हैं जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनका ड्रीम होता है कि एक दिन इस शीर्ष स्थान पर पहुंचा जाए, लेकिन कई सारे उनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं वो फेस नहीं कर पाते। हो सकता है उनकी जो स्ट्रेटजी होती है स्टडी करने की वो सही नहीं होती। सर, आपने कैसे तैयारी की, आप तक यहाँ तक कैसे पहुंचे? मैं कहना चाहूँगा कि जो भी युवा यहाँ पे इंडिया में ग्रेजुएशन करता है तो उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि सबसे अच्छी सेवाओं में मैं जाऊँ जी। इसके लिए वो प्रयास भी करता है जी। और दूसरा, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं ऊपर और हर व्यक्ति उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता, परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस मुकाम तक पहुंचते हैं। जी। क्योंकि अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की एक उनकी कहावत है, टेक अप एन आइडिया, जी, मेक अप दैट आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, एंड दैट इज द वे टू सक्सेस। यानी कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक विचार लीजिए, उसको जिए और आप उस सोपान तक पहुंच सकते हैं। देखिए, हम इंडिया न्यूज इस हमारे चैनल के माध्यम से आपको पूरा आवाम, उत्तर प्रदेश और बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारी चैनल आता है और सैटेलाइट चैनल पर पूरे बच्चे जो है इस समय आपको देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे आपके जिले के बच्चे ही आपसे इंस्पायर्ड हों, वो सीखना चाहते हैं कि सर मुझे एक ऐसा गुरु मंत्र देकर जाएं कि कुछ दिन बाद वो कहीं आए तो तालियों के साथ उनका आप स्वागत करें और वो बताएं कि ये गुरु मंत्र मैंने आपसे ही लिया था और आप इंडिया न्यूज के मंच से आप बोल कर गए थे। क्योंकि जो मैंने अभी बताया स्वामी विवेकानंद जी की जो शब्द थे जी, उससे बड़ा गुरु मंत्र कोई नहीं हो सकता जी। इस मंत्र को आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए और इस मंत्र को जिए। आप अपने जो जीवन के उद्देश्य हैं उसमें अवश्य सफल हो सकते हैं, सिर्फ प्रयास करने की देर है। बिल्कुल सर, मैं इस जिले के और कार्रवाई पे आऊंगा, लेकिन 2-4 और बच्चे हैं जो सवाल पूछे हैं कि आप जब आए आपसे वो सवाल पूछा जाए। वो कहते हैं कि पढ़ाई हम करते हैं, कोचिंग कर रहे हैं, शिक्षा आजकल व्यापार होता जा रहा है और अमीर के बच्चे पढ़ पाते हैं, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास वो उपलब्ध नहीं होते व्यवस्थाएं। तो ऐसा क्या कुछ किया जा रहा है आपकी तरफ से, ऐसा क्या कुछ किया जाए इस जिले के कि आपके कार्यकाल में कम से कम 2-4 बच्चे जो है वो सिविल परीक्षा जो है वो क्रैक करके जाएं? सामान्यतः इस जनपद में जो भी बच्चे हैं कुछ तो होम स्टडी करते हैं और कुछ कोचिंग लेते हैं जी। और कुछ कोचिंग लेने के लिए अन्य जनपदों में भी जाते हैं, खासकर देश की राजधानी दिल्ली में। और यहाँ पे जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उनमें हम लोग, चाहे मैं हूँ या मेरी टीम है, जब भी जाती है तो बताती है कि आपको पढ़ना किस तरह है जी। और पढ़ने के साथ आपने कितना पढ़ा है ये परीक्षक को पता नहीं होता है, वो पता लगता है आपके उत्तर लिखने की शैली से। जी। तो हम ये बताते हैं कि आप कैसे पढ़ें और पढ़ने के बाद उत्तर कैसे लिखें। हाँ। और अगर आपका उत्तर अच्छा है तो वो पक्का परीक्षक को प्रभावित करेगा और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। बिल्कुल सर, अभी आप आ रहे थे तो यही हम सुन रहे थे और किसी ने कहा कि डीएम साहब जाम में फंस गए हैं। हमारे संपादक साहब ने कहा कि अरे जब डीएम साहब ही जाम में फंस जाएंगे तो आम जनता का क्या होगा। सर, इस तरीके से जो समस्याएं आ रही हैं, जगह जगह जाम, उससे निपटने के लिए
क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी है जो वो कहे कि नहीं जाम नहीं लगना चाहिए? इस समय शहर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अभी तमाम चर्चाएं हमने किया, हमारे सर ने, अरविंद सर ने बात किया, और लेकिन क्या आपको लगता है कि जो वास्तव में समस्या है उसका समाधान होना चाहिए? कौन सी दिक्कत है जो आप देखते हैं और उसको समाधान करना चाहते हैं? ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा है। ये जनपद की दूसरी समस्या कह लें हम लोग, वो है कि अर्बन प्लानिंग में हम लोग जनपद में ही नहीं, हम लोग देश में भी थोड़ा सा पीछे हैं जी। क्योंकि जाम कब लगता है? जब सड़कें छोटी रह जाती हैं और वाहनों की संख्या बढ़ जाती है। तो अर्बन प्लानिंग जब तक इम्प्रूव नहीं होगी तब तक जाम जैसी समस्याओं से हम लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे जी। यहाँ पे भी कुछ बॉटलनेक्स हैं जो जाम का कारण बनते हैं। उसके लिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी कर ली गई है, प्रोजेक्ट्स भी तैयार कर लिए गए हैं। संभवतः 2 साल के अंदर जाम की समस्या यहाँ पे नहीं रहने वाली है क्योंकि तब तक उसका हल कर लिया जाएगा। बिल्कुल सर, एक आप क्या कर रहे हैं सर? ये जैसे ये तराई का एरिया है और यहाँ पे एक खास बात कह लें या स्पेशलिटी कह लें या इसकी समस्या कह लें कि यहाँ पे स्लोप प्रॉपर नहीं है। स्लोप प्रॉपर नहीं होने से वाटर लॉगिंग होती है। दूसरी बात है कि जितने भी यहाँ पे नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम्स थे वो धीमे धीमे या तो इंक्रोच होते चले गए या क्लॉग्ड होते चले गए। और ड्रेनेज मास्टर प्लान यहाँ पे बन रहा है और जितना भी ये ड्रेनेज का वर्क गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स करते हैं वो एज ए प्लान कर रहे हैं, परंतु जब तक हम कंप्लीटली इंक्रोचमेंट नहीं हटाएंगे नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम्स का तब तक ये समस्याएं बनती रहेंगी। कुछ हल इसका अर्बन प्लानिंग में है। जितनी रोड्स हैं उसके साथ साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बननी चाहिए प्रॉपर साइज की और साइंटिफिकली स्टडी करके। हमें ड्रेन बनानी है करके ड्रेन नहीं बनानी है, हमें ड्रेन की रिक्वायरमेंट किस साइज की ड्रेन होनी चाहिए, यहाँ का जो रेनफॉल डाटा है उसकी स्टडी करते हुए साइंटिफिकली प्लान करना पड़ेगा, तभी हम इस समस्या से निजात पा पाएंगे। आते रहते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अपराध को लेके अभी हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, उसको रोकथाम के लिए खास तौर पे उत्तर प्रदेश से आने वाले, नेपाल से आने वाले, ये समस्याएं कैसे जो है इससे पार पा सकेंगे? जब भी व्यक्ति ट्रैवल करता है तो या तो सड़क से करता है या रेल के माध्यम से करता है। तो जितने भी हमारी रोड्स हैं जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जा रही हैं वो करीबन 65 रोड्स हैं। इन सारी रोड्स पे चेक पोस्ट लगे हुए हैं और सीसीटीवी लगाए हुए हैं और एक कंट्रोल रूम बना हुआ जहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग होती है। तो ये एक सर्विलेंस का अच्छा तरीका है कि अगर कोई क्रिमिनल इस तरह ट्रैवल करता है तो आइदर उसके व्हीकल को या उसको हम ट्रैक कर पाएँ। उसके साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट जंक्शंस हैं वो भी सीसीटीवी के जद में हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं अगर वो इस तरह के आते हैं और वाहनों से आते हैं तो वो मॉनिटर हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट काम किया है जनपद में कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के फर्म्स हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, उनके यहाँ भी सीसीटीवी हैं, तो उनसे भी ये लोग रेगुलरली फीड लेते रहते हैं और अब ये सुरक्षा मित्र की तरह लोगों को यूज कर रहे हैं। जैसे कि कहीं इंसिडेंट होता है तो तत्काल उस एरिया के जितने फीड्स हैं वो एक्सेस करते हैं और अपराध नियंत्रण में इस्तेमाल करते हैं। सर, अभी G20 यहाँ पर सम्मेलन हुआ, उसका कितना फायदा मिला उधम सिंह नगर को? क्योंकि जब इंटरनेशनल स्तर पर एक्सपोजर मिलता है किसी भी शहर को या राज्य को तो उसका अलग ही महत्व बन जाता है, तो कितना फायदा मिला उसका? G20 का कार्यक्रम था तो रामनगर जो जनपद नैनीताल में, परंतु एयरपोर्ट रुद्रपुर में है पंतनगर वाला, तो इस वजह से हमें भी मौका मिला G20 में पार्टिसिपेट करने का और G20 के डेलीगेट्स का स्वागत करने का। इसका फायदा ये हुआ कि रुद्रपुर, उधम सिंह नगर और पंतनगर ये 3 नाम इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो गए और लोगों को लगा कि ये भी एरियाज हैं जहाँ पे जाया जा सकता है, क्योंकि बहुत से डेलीगेट्स ने इंडस्ट्रियल एरियाज में
अपना इंटरेस्ट शो किया। और क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है तो उनको लगा कि पंतनगर एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए वे पर्वतीय क्षेत्र में जा सकते हैं और वो एक सकारात्मक संदेश यहाँ से ले गए अपने देश के लिए कि उत्तराखंड एक टूरिज्म फ्रेंडली स्टेट है। एक लास्ट सवाल कि डीएम होने के नाते आप एक जिले के मुखिया होते हैं और जब कोई आदमी परेशान होता है तो वो आपके पास पहुंचता है। इस पद को और एक आईएएस बनने का तो सबका सपना होता है, किस तरह से आप जीते हैं और जब लोग आपके पास तरह तरह के परेशानियों के साथ पहुंचते हैं तब आप किस तरह से उसका समाधान निकालते हैं और क्या लगता है कि सेवा भाव से कितना इस पद पे रहते हुए कितना सेवा करने का मौका मिलता है? खुशी मिलती होगी, मुझे लगता है किसी के चेहरे पे खुशी देख के। सामान्यतः व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में तब आता है जब वो सारे दफ्तरों के चक्कर काट चुका होता है और उसकी समस्या का हल नहीं होता। तो सबसे पहला प्रयास होता है कि जब भी कोई व्यक्ति आए तो उसकी बात पूरी तरह से सुनी जाए और यह पता लगाया जाए कि कौन सा ऐसा विभाग है जिसने काम नहीं किया जिसकी वजह से वो मेरे पास आया है। उसके बाद उस समस्या का हल करने का प्रयास करना। अगर कोई चीज कानूनी है तो उनको कानूनी राय देना और कोई ऐसी चीज है जो जिसका तत्काल हल हो सकता है उसको तत्काल हल करा के उस व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। और ये सौभाग्य है जो इस सिस्टम में बैठे हुए हैं कि वो सरकार में नौकरी करते हुए आजीविका कमाते हुए सेवा भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी हम 3 लोगों ने आपसे लगभग सवाल पूछा, बहुत सौम्यता से आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक सर ने, अरविंद सर ने हमारे सवाल पूछा क्राइम से रिलेटेड, सर ने पूछा कि G20। एक सवाल ये कि कभी कभी कोई घटना हो जाती है तो आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, तमाम तरीके के प्रेशर, डिपार्टमेंट का प्रेशर, इतना प्रेशर झेलते कैसे हैं? मेरे ख्याल से ये जो झेलने की बात है इस तरह के प्रेशर्स का, सामान्यतः ये पद से आ जाती है क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं हर समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य होता है और आप यहाँ बैठे हो लोगों को समस्या का हल देने के लिए। तो हम प्रयास करते हैं कि लोगों को उनकी समस्याओं का हल दें और प्रेशर धीमे धीमे समाप्त हो जाता है। सर ये छोटा प्रश्न और अंतिम प्रश्न, आप अपने जिलेवासी को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे इस मंच के माध्यम से? आज के दिन हर जो भी निवासी है, चाहे इस जनपद का हो या चाहे किसी अन्य जनपद का, एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे ही घरों से शुरू हो रही है, हमारे ही संस्थानों से शुरू हो रही है और वो बाहर जा रही है, जिसको हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या कह रहे हैं और उसे हम सही ढंग से कहें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। हर शहर में हम कूड़े का ढेर देखते हैं, हर गली में कभी कभी कूड़ा दिखता है तो हमें बुरा लगता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने कूड़े को अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने संस्थान में सेग्रीगेट करें और जो स्थानीय सरकार यानी कि शहरी विकास, अर्बन बॉडी या ग्रामीण बॉडी जो वेस्ट कलेक्ट करने आती है उसको सेग्रीगेटेड वेस्ट दें। हमारा सिर्फ ये प्रयास हमारे शहर को, हमारे क्षेत्र को सॉलिड वेस्ट विहीन बना देगा। चलिए युगल किशोर जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला और इंडिया न्यूज को अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, थैंक यू।